नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों तो आज हम आपके ला रखे हैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्वर एवं व्यंजन। दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में, एक या दो क्वेश्चन, लेकिन बनते तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी ट्रिक से यहाँ पे समझाने वाला हूँ इस चैप्टर को। और यहाँ से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हो तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से वो आप 100% बिल्कुल सही करोगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हाँ, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों तो आज हम हिंदी के वर्णमाला वाले टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम स्वर और व्यंजन के बारे में यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला या वर्ण क्या होता है। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसको ध्वनि भी कहा जाता है, उसको कहा जाता है वर्ण। वर्ण की छोटी सी डेफिनेशन है, भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो वो है वर्ण। अब वर्णमाला है तो देखो माला क्या होती है, जैसे फूलों की माला आपने देखी होगी, बहुत सारे छोटे छोटे फूल जब मिलके क्या बनाते हैं, एक फूलों की माला बनाते हैं। तो इसी प्रकार सभी वर्ण जब मिलते हैं तो वर्णों के एक व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? यहाँ पे वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ये भी आपको नोट करना है, ये भी आता है क्वेश्चन कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है, तो वो क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। कुल वर्णों की बात करें अगर, तो कुल वर्ण है वैसे 52, जिसमें से 39 तो इसमें व्यंजन है और साथ ही साथ इसमें क्या है? 13 इसमें स्वर हैं। क्योंकि जो वर्णमाला बनती है, यानी वर्ण जो बनते हैं, स्वर और व्यंजन को मिला के उन सबको क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। तो कुल वर्ण कितने हो गए? 52 हो गए, जिसमें से 39 तो आपके व्यंजन हैं और 13 इसमें स्वर हैं। लेकिन अगर मूल वर्ण की बात की जाए, मूल वर्ण है आपके 44, जिसमें से 33 तो व्यंजन है और 11 इसमें स्वर हैं। अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि कुल वर्ण और मूल वर्ण में क्या फर्क है, इसको मैं अभी आगे वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको कुल वर्ण पूछ लिया एग्जाम में तो आपको बताना है 52, और अगर आपको ये पूछ लिया गया है कि वर्णमाला में कितने मूल वर्ण हैं, तो वो है आपके 44। अब देखो पहले हम स्वरों की बात करते हैं यहाँ पे कि स्वर जो कितने हैं, कुल स्वर कितने हैं? 13। तो 13 में कौन कौन आगे? सीधे आ से लेकर और अन और आह तक, यानी अनुस्वर और विसर्ग, ये दोनों, ये मतलब कुल मिला के 11 तो आपके इसमें मूल स्वर आते हैं। देखो आ ई उ री ए ओ औ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 तो ये मूल स्वर हैं। और जो आ और आ है, यानी अनुस्वर और विसर्ग, इनको कहा जाता है अयोगवाह स्वर। तो कुल मिला के 11 तो मूल स्वर हो गए और 2 हो गए अयोगवाह स्वर, अयोगवाह स्वर। तो 11 2 कुल हो गए 13 स्वर। अब देखो ये जो अयोगवाह स्वर हैं, इनको स्वरों की कैटेगरी में रखा गया। एक्चुअली माना जाता है कि ये व्यंजन है, लेकिन इनको क्या किया जाता है? फिर भी स्वरों की कैटेगरी में रखा जाता है, और इसीलिए इनको स्वरों के अंत में, यानी ओ तक तो स्वर आ गए जो मूल स्वर हैं, और अंत में 2 अयोगवाह स्वर हैं, क्या है? जो अनुस्वर और विसर्ग हैं। तो कुल मिला के कुल हो गए तब ये 13 स्वर, जिसमें 11 आपके मूल स्वर हो गए और अंत में 2 और स्वर भी रखे गए हैं जिनको अयोगवाह स्वर कहा जाता है। मूल स्वर में ये नहीं आते हैं, इसलिए टोटल हो गए ये 13 स्वर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर 13 कुल स्वर क्यों हैं और 11 मूल स्वर क्यों हैं। अब बढ़ते हैं व्यंजन कैसे हैं। तो व्यंजन की जो कुल संख्या है वो है 39, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। इनमें से जो मूल व्यंजन है वो है 33 में भी इनको भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। अभी आगे मैं आपको एक एक करके पूरा समझाऊंगा। यहाँ पे आपको अभी संख्या समझनी है कि मूल और कुल में क्या फर्क है। तो जो मूल व्यंजन है उसमें जो 25 व्यंजन है वो है स्पर्शी व्यंजन। आगे मैं आपको अभी डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा। इनमें से 4 अंतःस्थ व्यंजन है और 4 क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तो 25 4 29 4 33, ये तो 33 हो गए मूल व्यंजन। और 33 के बाद है 4 है यहाँ पे संयुक्त व्यंजन और 2 यहाँ पे द्विगुण व्यंजन। तो 33 4 37 तो 39, तो कुल व्यंजन कितने हो गए? 39 यहाँ पे कुल व्यंजन हो गए और 13 यहाँ पे क्या हो गए? कुल स्वर हो गए।
समझ में आ गया। अब तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कुल और जो मूल स्वर या मूल व्यंजन है वो कौन कौन से हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्वरों की ओर, स्वरों का वर्गीकरण और डिटेल्स यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं स्वरों के बारे में। तो स्वर क्या होता है, पहले जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है या अन्य स्वरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसको कहा जाता है स्वर। स्वर जो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वर से आप लगा दो जो बिल्कुल स्वतंत्र है, जिनको बोलने के लिए किसी भी अक्षर या वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ ई उ री ए ओ और आह, ये सब क्या हो गए, जो ये सब क्या है, ये स्वर हैं, जिनमें से 11 तो आपके मूल स्वर है और 2 क्या है, ये अयोगवाह स्वर हैं। ठीक है, ये आपको नोट करना है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि अयोगवाह स्वर कौन से हैं, तो ऑप्शन में आएगा तो ये दोनों आपको बताने हैं। अब देखो लेखन के आधार पर जो मैंने अभी बताया था कुल स्वर 13 हैं और मूल आधार पर यानी मूल स्वर कितने हो, 11 स्वर हैं। ये मैंने अभी आपको ऊपर समझा दिया है, जिसमें से क्या है 2 यहाँ पे क्या है अयोगवाह स्वर हैं, एक अनुस्वर हो गया और एक हो गया विसर्ग। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब स्वरों के वर्गीकरण की बात की जाए तो स्वरों को बांटा गया यहाँ पे 3 भागों में। एक हो गया ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो जो ह्रस्व स्वर है, जिन स्वरों को बोलने के लिए बहुत अल्प समय लगता है यानी बहुत कम समय लगता है, जैसे आ ई और उ, तो ये 3 क्या है यहाँ पे, ये क्या है ह्रस्व स्वर है। इनको बोलने में बहुत कम समय लग रहा है। आप उच्चारण करके देखिए, देखो आप खुद प्रैक्टिकल कीजिए, उच्चारण करके देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद जो दूसरा स्वर है, स्वर का जो दूसरा भाग है वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब बड़ा। तो जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से और अधिक यानी दुगुना टाइम लगता है उनको कहा जाता है यहाँ पे दीर्घ स्वर। जैसे आ ई उ ए ओ और औ, तो ये सब क्या है दीर्घ स्वर है। और तीसरे नंबर पे आता है प्लुत स्वर। तो इसको बोलने में क्या लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक टाइम लगता है यानी दुगुना टाइम लगता है, तो इसको कहा जाता है प्लुत स्वर। जैसे ओम, तो इसको बोलने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसको कहा जाता है यहाँ पे प्लुत स्वर। दोस्तों तो ये तो हो गए यहाँ पे स्वरों के भाग ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब स्वरों के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको मैं साझा करने वाला हूँ, क्योंकि देखो स्वर तो इतने आपको ध्यान रखना है कि स्वर 11 मूल स्वर हो गए और 2 स्वर यानी अयोगवाह स्वर, कुल मिला के 13 स्वर हैं। लेकिन उनको उच्चारण के आधार पर या कई ऐसे आधारों पर इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है या इनको बांटा गया है। तो उन्हीं में से आता है एक संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर जो होते हैं ये होते हैं 4 स्वर, ए हो गया, ए हो गया, ओ और औ। देखो संयुक्त से मतलब होता है जो 2 स्वरों से मिलकर बने हुए हैं, तो उनको कहा जाता है संयुक्त स्वर। अब देखो ये 4 कैसे हैं संयुक्त स्वर, क्योंकि इनको बनने में 2 स्वर प्रयोग में मतलब ये क्या है 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं। कैसे बनते हैं यहाँ पे अभी आपको एग्जाम्पल वाइज समझाएंगे। जैसे जो ए है वो कैसे बनता है, यदि आ अथवा आ धन ई अथवा ई हो तो तब बनता है ए। कैसे, आ और ई अगर मिलेगा तो ए बनेगा। उसी प्रकार आ और बड़ा ई मिलेगा तो ए ही बनेगा। उसी प्रकार बड़ा आ और छोटी ई मिलेगी तो ए ही बनेगा, और बड़ा आ और बड़ी ई मिलेगी तो ए ही बनेगा। तो कुल मिला के ए किस किस से मिलकर बन रहा है, 4 प्रकार से मिलकर बन रहा है, इसलिए ए क्या है संयुक्त स्वर है। 2 स्वरों के मिलकर बन रहा है ए, तो ये भी संयुक्त स्वर है। उसी प्रकार जो ए है वो क्या है, आ अथवा आ धन अगर ए मिलेगा, मतलब ए यदि आ छोटा आ और बड़ा आ के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है एक संयुक्त स्वर है। उसी प्रकार जो ओ है, यदि आ और उ मिलते हैं या छोटा आ और बड़ा उ मिलते हैं, इसी प्रकार बड़ा आ और छोटा उ या बड़ा आ और बड़ा उ मिलता है तो फिर क्या बनता है, ओ बनता है। और उसी प्रकार जो औ बनता है वो कैसे बनता है, छोटा आ या बड़ा आ जब किसके साथ मिलते हैं, ओ के साथ मिलते हैं, तो उसको कहा जाता है फिर उनको मिलके क्या बनता है, बड़ा औ बनता है। तो कुल मिला के ए ओ औ ये क्या हो गए, संयुक्त स्वर हो गए। ये आपको नोट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त स्वर कौन कौन सा है, तो वो कौन है, ए आई ओ और औ, ये सारे क्या हैं संयुक्त स्वर हैं। दोस्तों तो ये तो हो गए संयुक्त स्वर। अब बात करते हैं घोषत्व के आधार पर। अब देखो घोषत्व के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है अघोष और एक होता है संघोष या घोष। अब देखो घोष या सघोष क्या होता है, जिन स्वरों या व्यंजनों को बोलने में स्वर तंत्रियां हैं जो होती हैं, आपके गले में क्या एक कंपन महसूस होता है, तो उन्हें कहा जाता है घोष या सघोष। और अघोष किन्हें कहा जाता है, जिनको बोलने में स्वर तंत्री जो होते हैं उनमें कंपन न हो। तो जितने भी स्वर हैं आप उच्चारण करके देखिए, आ ई उ, तो इनको बोलने में स्वरों जो स्वर तंत्रियां हैं हमारी उनमें कंपन महसूस हो रहा है। ठीक है, मतलब एक रगड़न सी महसूस हो रही है, काफी जोर लग रहा है उनको निकालने में, स्वरों को बोलने में। तो ये क्या कहलाते हैं,
संघोष कहलाते हैं, यानी घोष कहलाते हैं। तो जितने भी स्वर हैं उनको बोलने में एक कंपन होती है हमारी स्वर तंत्रियों में, यानी हमारे गले में एक जोर पड़ता है, तो इनको कहा जाता है घोष या सघोष। तो घोषत्व के आधार पर बात करें तो सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं वो क्या हैं, आपके घोष हैं या सघोष हैं। अघोष कोई भी स्वर नहीं है। कुछ अन्य बातें कर लेते हैं स्वरों के बारे में। कुछ होता है निर्नानुसिक, निर्नुनासिक। निर्नुनासिक का मतलब है, देखो नासिक का मतलब होता है नाक, और निर का मतलब होता है नहीं, मतलब जो नाक से नहीं निकल रहे हैं, जिनको उच्चारण नाक से नहीं हो रहा है, उनको कहा जाता है निर्नुनासिक स्वर। तो ये होते हैं आ ई उ ए ओ औ, ये सारे क्या हैं, निर्नुनासिक हैं। और नासिके क्या होते हैं, जो अनुनासिक होते हैं, इनको नासिके भी कहा जाता है। अनुनासिक स्वर क्या होते हैं, जिनको बोलने में या जिनका उच्चारण करने में नाक के साथ साथ, मतलब मुंह के साथ साथ नाक से भी वायु निकलती है। कुल मिला के नाक से आवाज निकलती है, मुंह के साथ साथ नाक से भी आवाज या वायु निकलती है या उच्चारण होता है, उनको कहा जाता है अनुनासिक स्वर। एग्जाम्पल की बात करें, मतलब कुल मिला के अगर जो आपके निर्नुनासिक स्वर होते हैं उनके ऊपर यदि चंद्रकार बिंदु लग जाता है, अर्धचंद्रकार, तो वो हो जाता है अनुनासिक, यानी अब क्या है, नाक से भी और मुंह से भी आवाज यानी उच्चारण निकलता है। तो ये सब क्या है, आपके अनुनासिक है। कुल मिला के अर्धचंद्राकार बिंदु जब लगता है। अब इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि आप यहां पे देख रहे होंगे कि जो ई है इसके ऊपर तो अर्धचंद्राकार बिंदु लगा है, लेकिन जो बड़ी ई है इसके ऊपर ये सीधे एक छोटा बिंदु लगा है, मतलब डॉट का बिंदु लगा है। तो इसमें फर्क क्या है, ऐसा होता है, देखो लगता तो वैसे अर्धचंद्राकार बिंदु है, जो अनुनासिक स्वर होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, अर्धचंद्राकार बिंदु लगता है। ई हो गया, जैसे आ हो गया। लेकिन यदि सिरारोख पे, यहां पे मैंने लिखा है कि अनुनासिक स्वर में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, परंतु यदि सिरोरेख के ऊपर कोई मात्रा लगे तो चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये छोटा ई है तो इसके ऊपर लगे अर्धचंद्राकार बिंदु, लेकिन जो बड़ी ई उसके सिरोरेख पर क्या है, मात्रा लग रही है, तो अब इसमें अर्धचंद्राकार बिंदु नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, एक सिर्फ बिंदु से इसको दर्शाएंगे, तो ये हो जाएगा ई। उसी प्रकार ओ की बात कर लेते हैं। तो जो ओ है वो क्या है, इसमें एक सिरोरेख पर एक मात्रा लगी ऊपर। कुल मिला के जब ऊपर एक मात्रा लगती है तो अर्धचंद्राकार बिंदु वहां से हट जाता है, वहां क्या होता है, सिर्फ एक बिंदु लगता है। उसी प्रकार औ की बात करें तो यहाँ पे भी एक बिंदु लगेगा, और आ की बात करें तो आ के सिरोरेख यानी ऊपर पे कोई बिंदु नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, अर्धचंद्राकार आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी में मतलब जैसे ओ में बिंदु क्यों लग रहा है और आ में क्या है, अर्धचंद्राकार क्यों लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, और इसके ऊपर अगर कोई मात्रा है सिरोरेख के ऊपर तो वहां पे क्या लगेगा, आपका एक बिंदु लगेगा छोटा वाला। ये मैंने आपको बता रखा है, केवल बिंदु का प्रयोग होता है। तो डिटेल्स मैंने आपको लिख के भी बता रखा है, और यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं अनुस्वर की। तो अनुस्वर जो आ हो गया, ये क्या है, एक अनुस्वर है। अयोगवा स्वर भी इसको कहा जाता है। इनका उच्चारण केवल कहाँ से होता है, नाक से होता है, आ, ठीक है। अनुस्वर जिस स्पर्श, अब देखो इसमें एक नोट करने वाली बात है कि अनुस्वर जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है उसी वर्ग के अंतिम नासिक वर्ण के रूप में उच्चारित होता है। अब कैसे इसको समझने की कोशिश करो। जैसे ये है गंगा, तो गंगा किस वर्ग के, देखो जो आ है ये अनुस्वर है ना, आ, अंग, ठीक है। तो अंग क्या हो रहा है, गा से पहले आ रहा है, तो इसका उच्चारण क्या होगा, यहाँ पे लिखा है कि अनुस्वर जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है उसी वर्ग के अंतिम नासिक वर्ण के रूप में उच्चारित होता है। तो ये किस वर्ग के पहले आ रहा है, गा, यानी का वर्ग के पहले आ रहा है ना, का खा गा, गा कौन से वर्ग का है, क वर्ग का है। आगे अब आपको व्यंजन में इसको समझाऊंगा। तो अब इसका उच्चारण क्या होगा, इस वर्ग यानी क वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, पंचम अक्षर है, वो कौन है, गा है। तो गंगा, गा गा हो रहा है, ठीक है। अब इसमें ऐसे नहीं हो रहा है गनगा हो जाएगा, मतलब जो ऊपर बिंदु है क्या है, ये अनुस्वर है, इसका उच्चारण यहाँ पे गनगा या गमगा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, गंगा हो रहा है। मतलब जो गा वर्ग है, मतलब गा किस वर्ग में आ रहा है, का वर्ग। तो का वर्ग का जो अंतिम पांचवा अक्षर होगा उसका उच्चारण होगा फिर इस अनुस्वर में। समझ में आ गया होगा आपको। उसी प्रकार जो मंच है तो माँ यहाँ च हो जाएगा, घंटा है तो घाणटा, ठीक है। दंत है तो दानत, अब दंत नहीं होगा या दंगत नहीं होगा, क्या होगा, दानत होगा, क्योंकि दंत किसके पहले आ रहा है, ता के पहले आ रहा है। तो ता का जो अंतिम, तवर का जो अंतिम पांचवा अक्षर होता है वो ना होता है। तो जो ये अनुस्वर है इसका उच्चारण फिर क्या हो जाएगा, ना के रूप में हो जाएगा, दंत, नात, दंत, ऐसा हो रहा है, ठीक है। उस पर आप चंपक को देख ले तो चंपक क्या है,
जो ये अनुस्वर है इसके बाद क्या आ रहा है, पा आ रहा है, पवर्ग। तो पवर्ग का जो अंतिम पंचमा अक्षर कौन है, वो माँ है, तो चंपक हो जाएगा। चन्नक नहीं होगा, या चंयक नहीं होगा, या चंगक नहीं होगा, चंपक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अनुस्वर जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है उसी वर्ग के अंतिम नासिका वर्ण के रूप में उच्चारित हो रहा है। तो यहाँ पे अनुस्वर किसके, माँ के रूप में उच्चारित हो रहा है, यहाँ पे अनुस्वर ना के रूप में उच्चारित हो रहा है, क्योंकि ता का अंतिम वर्ण कौन है, सॉरी अंतिम जो पंचमा अक्षर है, पंचवां अक्षर है, वो कौन है, ना है। तो अब आपको अनुस्वर भी समझ में आ गया होगा, और कैसे इनका प्रयोग होता है, कैसे उनका उच्चारण होता है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और विसर्ग है जो, वो क्या है, आह, ये क्या है, एक विसर्ग है। दोस्तों तो यहाँ पे स्वर तो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे व्यंजन की। तो व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन सबसे सिंपल है, जिनको बोलने में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, यानी जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वर्ण तो स्वर और व्यंजन दोनों ही हैं। अब स्वरों को बोलने में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी वो स्वतंत्र थे, जबकि जो व्यंजन होते हैं इनको बोलने में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। कुल मिला के कुल कितने व्यंजन है, 39 व्यंजन है, और मूल व्यंजन कितने, इसमें 33 व्यंजन है, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अब देखो व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी से आप समझ सकते हो कि स्पर्श हो रहा है कहीं ना कहीं। तो इन वर्णों में क्या होती है, जो हवा होती है, वायु होती है, वो फेफड़ों से निकलकर मुंह के किसी न किसी भाग में क्या करती है, स्पर्श करती है, इसलिए इनको कहा गया है स्पर्शी व्यंजन। और इसी स्पर्श के आधार पर इनको अलग अलग वर्गों में भी बांटा गया है। तो उनको हम यहाँ पे डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के स्पर्शी व्यंजन यहाँ पे कितने हैं, 25 हैं। अब देखो क वर्ग में आ गया का, खा, गा, 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 ये गा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, ये आपको नोट करना है, यहाँ है और ये गा है, बाकी ना ना मा आ रखा है, ये पंचमा अक्षर भी कहलाते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ग आता है वो का वर्ग। का वर्ग कहाँ पे स्पर्श कर रहा है, फेफड़ों से सीधे निकल रही हवा और का, खा, गा, 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 यानी गले पे, कंठ पे स्पर्श कर रही है, इसलिए इनको कहा गया, कंठे भी इनको कहा जाता है। और कवर्ग, कवर्ग को क्या कहा जाता है, कंठे कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो हवा आ रही है वो फेफड़ों से डायरेक्ट कहाँ पे टकराती है, यानी कहाँ पे स्पर्श करती है, कंठ पे स्पर्श करती है, का, खा, गा, घा, गा। तो ये हो गए आपके कवर्ग, जिनको कंठे कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो वर्ग आता है च वर्ग। तो इसमें भी 5 है, चा, छा, जा, झा, या, प्रत्येक वर्ग में 5 है, ठीक है, च, छ, ज, झ, या। तो जब फेफड़ों से निकल रही हवा कहाँ पे टकरा रही है, तो वो टकरा रही है आपकी तालु से, चा, जीव आप देख रहे होंगे, चा, ठीक है, चा, छा, जा, झा, या, मतलब जीव वहाँ पे बंद हो रही है, और फिर जो वायु हो रही है वो वहीं पे टकरा दे रही है, बाहर नहीं आ रही वायु, ठीक है, जीव के कारण वो तालों पे टकरा रही है। तो जो तालु पे टकराती है वो कौन होते हैं, चवर्ग होते हैं, चा, छा, जा, झा, या। आप अपनी जीभ को स्पर्श करके देखिएगा तो वो तालु पे लगेगी। तो चवर्ग कौन सा कहलाता है, तालव्य वर्ग कहलाता है। उसका जो टवर्ग आता है वो होते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब होता है टा, ठा, डा, ढा, णा। इसमें क्या होती है कि जो मूर्धा भाग है तालु का, यानी देखो इसमें जो सिंपल से इसमें इस प्रकार समझो आप कि जो इसमें जीभ होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है, टा, ठा, मतलब तालु की ओर मुड़ जाती है, और नीचे से उठती है और फिर ऊपर के लिए मतलब ऐसी मुड़ जाती है और तालु पे लग जाती है, यहाँ पे तालु पे, इसको कहते हैं मूर्धा भाग। तो कुल मिला के मुड़ रही है जीभ, ठीक है, तो इसलिए इसको आप मूर्धन्य इस प्रकार याद रख सकते हो, टा, ठा, डा, ढा, णा, ठीक है। तो ये क्या है, टवर्ग क्या है आपका, मूर्धन्य वर्ग है। उसी प्रकार ता है जो तवर्ग। तो तवर्ग में क्या होता है, जो जीभ होती है वो किस में लगती है, दांतों में लगती है, और इस प्रकार हवा सीधे फेफड़ों से निकलकर स्पर्श कहाँ कर रही है, दांतों पे कर रही है, क्योंकि जीभ उसको क्या कर रही है, दांतों पे रोक दे रही है। तो ये होती है दांत, और दंत, ता, था, यहाँ पे लगती है जीभ आपकी, ठीक है, ये दांत है, ऊपर के दांत, ता, था, दा, धा, ना। तो ये हो गया आपके दंत्या। तो तवर्ग क्या हो गया, दंत्या हो गया, ये स्पर्श कर रही है दांतों पे। और जो पवर्ग हो गया ओष्ठ्या, पा, फा, बा, फा, मा। तो इसमें आपके क्या होते हैं, जो ओंठ होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, पा, फा, बा, बा, मा। तो पवर्ग क्या हो गया आपका, ओष्ठ्या हो गया। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, टोटल 5 हैं, क्योंकि 5 वर्ग यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 वर्ग है, और प्रत्येक 5 वर्ग में 5 अक्षर हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गा है, ये आपको नोट करना हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ है। वैसे मैं आपको जब इसके नोट्स दूंगा ऐप में तो वहाँ पे बिल्कुल सही आ जाएगा, यहाँ पे गाँव और यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हो, ऐप में आपको इसके नोट्स मिलेंगे। तो 5 वर्ग थे और प्रत्येक में 5 बनाए, तो 5 5 25 हो गया आपके ये कंप्लीट, ठीक है। दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर से स्वर जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं उनको फिर कई भागों में यहाँ पे बांटा गया है। तो घोषोत्तर के आधार पर बात करें तो घोषोत्तर के आधार पर होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। तो देखो घोषोत्तर का मतलब होता है यहाँ पे स्वर तंत्रियों में कंपन होना। तो जो अघोष होते हैं उनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कोई भी कंपन नहीं होता है,
और वो होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। जबकि जो सघोष यानी घोष होते हैं उनमें क्या होता है, स्वर तंत्रों में कंपन महसूस होता है, तो वो होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कवर्ग में जो का और खा है वो क्या है, अघोष है, जबकि गा, घा और यहाँ पे गा है, और यहाँ पे या है, चा, छा, जा, या। तो चा, छा क्या है, अघोष है, और जा, झा यहाँ क्या है, सघोष है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है, सघोष। तो देखो यहाँ पे गा, घा, गा बोलने में एक रगड़न सी महसूस हो रही है, तो स्वर तंत्रों में कंपन हो रहा है, इसको कहते हैं सघोष। जबकि का, खा बोलने में क्या है, स्पष्ट रूप से का, खा आ रहा है, कोई भी घर्षण, कोई भी रगड़न या स्वर तंत्रों में कंपन नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं अघोष। प्राणोत्तर की बात करें तो प्राणोत्तर के आधार पर भी दो प्रकार से होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, मतलब जिनको बोलने में बहुत कम वायु आ रही है, जिन व्यंजनों को बोलने पर मुंह से कम वायु निकल रही है, यानी हवा निकल रही है। तो जो प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है वो क्या होता है, अल्प प्राण होते हैं। जबकि जो महाप्राण होते हैं इनको बोलने में मुंह से अधिक हवा निकलती है, जो कि क्या है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर है। अब देखो हम का वर्ग को एग्जाम्पल वाइज लेते हैं, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। तो जो क्या है खा और घा है, तो देखो हम बोलते हैं का, खा, गा, घा और गा। तो का, गा और गा यानी पहला, तीसरा और पांचवा हम आराम से बोलते हैं, यानी क्या है, अल्प प्राण है। जबकि खा और घा हम क्या है, जोर से बोल रहे हैं, यानी अधिक वायु निकल रही है, तो ये क्या है, महाप्राण है। तो यही हाल क्या है सभी वर्गों का है, पहला, तीसरा और पांचवा तो अल्प प्राण है, जबकि दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण है, महाप्राण वर्ण है। अब बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन हो गए 25, तो 25 को भी फिर अलग अलग बांटा गया था, घोष या सघोष के आधार पर या आपके अल्प प्राण या महाप्राण के आधार पर। अब आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं 4, या, रा, लव। कौन होते हैं, या, रा, लव, ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ ये सभी क्या है, सघोष और अल्प प्राण है। ऊपर से ये क्या है, सघोष मतलब जिनको बोलने में स्वर तंत्रों में कंपन हो रही है, या, रा, लव, सा। और अल्प प्राण है, यानी अब इनको हम ये नहीं बोलते हैं या, रा, इनको हम सीधे बोलते हैं पापा, बाबा, माँ, या, रा, लव, स। ठीक है, अब इनको ये नहीं बोलते कि या, रा, मतलब ये क्या है, अल्प प्राण है, इनको बोलने में ज़्यादा वायु मुंह से नहीं निकलती है। तो अंतःस्थ व्यंजनों को भी फिर निम्न भागों में बांटा गया है। या हो गया, वाह हो गया, इनको कहा जाता है अर्धस्वर। जो लुंठित होता है, लुंठित का मतलब होता है जिसको बोलने में जो जीवा है वो लुढ़क रही है, जिसके उच्चारण में जीव तालु से लुढ़क जाए। जैसे रा, मतलब हम रा बोलते हैं तो जीवा पहले ऊपर जाती है उच्चारण होता है, फिर अचानक से नीचे एकदम से आ जाती है रा, तो ये क्या है, लुंठित है। ठीक है, और पार्श्विक क्या है, जिसको बोलने में हवा जो होते हैं वो जीभ के पार्श्व भाग से यानी बगल से निकल जाए। ला हो रहे ना, तो ला जब आप बोल रहे हो तो जीभ क्या जा रही है, ऐसे तालू पे जा रही है और हवा इधर से और इधर से निकल रही है, तो इसको कहा जाता है पार्श्विक। तो या, रा, ला और वाह ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। बल्कि फिर इनको बांटा गया है अर्धस्वर, लुंठित और पार्श्विक में। तो पार्श्विक ला हो गया, लुंठित आर हो गया और अर्धस्वर हो गया या और वाह। उसके बाद आता है तीसरा जो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से घर्षण, रगड़ या ऊष्मा या गर्मी पैदा होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, ऊष्म संघर्षी या व्यंजन। ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, एक मतलब काफी घर्षण पैदा होती है, तो उनको कहा जाता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इनमें से जितने भी सा हो गए वो तीनों सा इसमें आते हैं, सा और एक हा भी आता है। तो देखो सा मतलब एक क्या हो रही है, एक गर्म हवा निकल रही है, घर्षण भी पैदा हो रहा है, सा और हा। तो इसमें जो ये वाला सा है इसको कहा जाता है तालव्य सा, और इसको कहा जाता है मूर्धन्य सा, क्योंकि मूर्धा भाग में क्या है, जीवा टच होती है, और सा ये दंत्य सा है, मतलब दंत के मूल में ही क्या होती है, जीवा यहाँ पे टच करती है, तो इसको कहा जाता है दंत्य सा। ये आपने बचपन में तो काफ़ी पढ़े होंगे। तो ये तीनों सा को आपको समझना है, कई बार एग्जाम में आते हैं कि मूर्धन्य सा इनमें से कौन है, तो मूर्धन्य सा ये षटकोण वाला सा है, तालव्य सा ये सलजम वाला सा है। इस प्रकार से आप बचपन में पहले पढ़ते भी होंगे। और ये दंत्य वाला सा है। और ये तीनों क्या है, अघोष और महाप्राण है। अघोष का मतलब होता है जिनको बोलने में स्वर तंत्रों में कंपन नहीं हो रहा है, और महाप्राण जिनको बोलने में क्या होता है, अधिक वायु मुंह से निकलती है। और इनमें से जो हा है ये भी क्या है, ऊष्म व्यंजन है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, ये अघोष नहीं, ये क्या है, सघोष है। और महाप्राण, तो महाप्राण तो सभी क्या हो गए, ऊष्म व्यंजन हो गए, लेकिन इनमें से जो हा है वो क्या है, सघोष है, जिसको बोलने में स्वर तंत्रों से कंपन महसूस होता है। उसका आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त जैसे ऊपर संयुक्त स्वर थे उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन भी है। तो इन व्यंजनों को जब ये बनते हैं तो इनको मतलब जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। तो जैसे जो अच्छा होता है वो क्या किससे मिलकर बनता है, सा। ठीक है, सा होता है ना, का और सा से मिलकर बनता है। उसी प्रकार तरा,
त्रा, जिसको हम बोलते हैं त्रा, तो त और रा से मिलकर ये बना है। और जो क्या है ज्ञा है तो वो है जा और यहाँ से मिलकर बना है, और जो स्रा है वो है स और रा से मिलकर बना है। तो इनको, इन चारों को कहा जाता है यहाँ पे संयुक्त व्यंजन। ये कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं, और ये भी आपको नोट करना है किन किन से मिलकर बने हुए हैं। फिर आता है 5वां है उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो ये होते हैं ड़ा और ढा। देखो इनको बोलने में भी जीवा अचानक अगर लुढ़क जाए तालों पे लग के तो इनको कहा जाता है उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो ड़ा और ढा उच्छिप्त मतलब जीवा क्या हो रही है, अचानक से उछल रही है, ड़ा ढा और फिर नीचे गिर रही है, तो इसको कहा जाता है उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, जिनमें से क्या है ड़ा और ढा, ये दो क्या है उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन है। तो इसमें जो ड़ा है वो है सघोष और अल्प प्राण है, क्योंकि ड़ा छोटा तो ड़ा, और फिर हम बोलते हैं ढा, तो ढा क्या है महाप्राण है, और दोनों क्या है सघोष है, जिनको बोलने में स्वरतंत्रों में कंपन हो रही है, जैसे स्वर होते हैं। अब देखो वर्णों के उच्चारण के स्थान पर, अब हमने अभी तो ये व्यंजनों के बारे में बता रहा था कि किसका उच्चारण कौन से स्थान पे है, का कहाँ से है, कंठ से है, चा का तालव्य से है। अब मैं यहाँ पे स्वरों के बारे में यहाँ पे बताऊंगा आपको, और ये चित्र आपको नोट करना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या आपको ये हमारे ऐप में मिल जाएगा। ऐप में आपको इस हिंदी के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। तो वर्णों के उच्चारण स्थान है जो कंठ है, यानी गले से कौन निकल रहे हैं, आ और आहा, और साथ साथ क वर्ग तो निकलता ही, और हा भी। तो ये क्या है, सारे क्या है कंठे या गले से निकलते हैं, तो इनको कहा जाता है कंठे वर्ण। कौन कौन से? आ आहा, और का वर्ग हो गया, ये सारा का सारा है, का खगा का गा और हा। उसका तालु से जो निकलते हैं, यानी तालव्य कौन है, ई चवर्ग और या और सा। और मूर्धन्य कौन है, जो तालु के मूर्धा भाग से निकलते हैं, री टवर्ग और सा। और दंत्य कौन है, टवर्ग और सा, ये क्या है दंत्य है। और ओष्ठ है जो ओंठों से निकलते हैं, ऊ और पवर्ग। ऊ और ऊ में आप देख लो ऊंट क्या कर रहे हैं, ऊंट यहाँ पे सक्रिय हो रहे हैं, ऊ और पा फा। और दंतमूल जो क्या हो रहे हैं, दंत के मूल से निकल रहे हैं, मतलब एक तो दंत के बिल्कुल मूल में यहाँ पे जीवा टच होती है, रा ला। आप अपनी जीवा को टच करके देखिए, इनका उच्चारण करके देखिए। और दंतोष्ठ है जो दंत और ओष्ठ्या दोनों, मतलब दंत का भी और ओष्ठ का भी जिनमें प्रयोग हो रहा है, जैसे वा और फा कौन सा वाला है, जिसके नीचे बिंदु है ये वाला। ठीक है, फारसी एक फा तो है जिसमें क्या है जो ओष्ठ है, लेकिन ये क्या है दंत्योष्ठ है, फा और वा। ठीक है, वा और फा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो दांत हो रहे हैं वो किस में जा रहे हैं, ऊपर वाले ओंठों में टच हो रहे हैं। ठीक है, निचले ओंठों और ऊपर के दांतों से ये निकलते हैं, तो दंतोष्ठ है, दंत जा रहे हैं किसमें, ओष्ठ में, ऊपर वाले ओष्ठ में, तो वा और फा। समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद है कंठ तालव्य, जो कंठ और तालु दोनों से निकलते हैं, तो वो कौन है, ए और ए है। और कंठ ओष्ठ जो कंठ और ओष्ठ से निकल रहे हैं, तो ओ और औ। ठीक है, और नासिक कौन है, जो नाक से निकलते हैं, आ गा या ना नामा, ये सब क्या है नासिक है, जिनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। और पंचम वर्ण कौन से हैं, जितने भी जो 5 वर्ग बताए मैंने, कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग मा और तावर्ग, तो इनके जो अंतिम अक्षर होते हैं, पा फा बाबा मा वाला, ता दादा ना, तो मा ना या गा णा, ये सभी क्या है पंचम अक्षर कहलाते हैं। तो ये हो गया उच्चारण के स्थान पे, मतलब कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है, ये मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको सारा याद करना है। कहीं भी आपको दिक्कत होती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ये आपको फोटो ले सकते हो आप, यहाँ पे पूरा बता रखा है। तो दोस्तों ये तो गया आज का हिंदी का जो टॉपिक था हमारा, स्वर और व्यंजन वर्णमाला का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। और हमारा अब देखो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसके MCQ की वीडियो आएगी, लगभग 20 या 30 क्वेश्चन हम उसमें लेके आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। एक बार इस वीडियो को 2 या 3 बार आप एक बार वीडियो को देखिए, फिर आप खुद एक बार नोट्स बनाइए और उनको चेक कीजिए, और एक बार उनको पढ़िए, और फिर जो हम MCQ लेके आएंगे उनको आप आसानी से कर सकते हो। और इसके बाद जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट, वो है संधि वाला टॉपिक आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद जस्ट इसके बाद इसका MCQ प्रैक्टिस सेट आएगा, और उसके बाद सीधे इसका क्या आएगा, आपका संधि वाला टॉपिक आएगा हिंदी में। तो दोस्तों ये थी यहाँ पे स्वर और व्यंजन यानी वर्णमाला का टॉपिक, और इसके नोट्स आपको हमारे उत्तराखंड जी के ऐप में मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।